वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे गए हुए थे तो बात हो रही थी ब्रेक से पहले मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से। जो लोग यहाँ पे अरसे से रह रहे हैं और वो उनके पास स्टेटस नहीं है तो उनका जो मेडिकल कंडीशन है, हेल्थ जो है, सेहत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो उसके हवाले से मैं बात कर रहा था कि इस ये जो एरिया है, ये जो लॉ है, इसमें भी होम ऑफिस ने एक नई गाइडेंस दी है कि आप को अगर मेडिकल जो है वो ग्राउंड पे आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं या करते हैं तो उसमें पहले ये होता था कि अगर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि बंदा जो है ये कुछ अरसे बाद या कुछ दिनों बाद दुनिया से जो है वो रुखसत हो जाएगा तो फिर वो आर्टिकल 3 जो है इस्तेमाल में आता था। अब ये सिचुएशन जो है ये बदल गई है। अब वो ये देखेंगे कि क्या जो ट्रीटमेंट दी जा रही है उस ट्रीटमेंट को अगर चेंज किया जाए तो जिस कंट्री में वो आदमी जाएगा वहाँ पे किस किस्म की ट्रीटमेंट मिलेगी, वहाँ पे किस किस्म की हार्डशिप उसे जो है वो जो है परेशानी या हार्डशिप जो है उसे होगी। और अगर ऐसी हार्डशिप जब उसे फेस करना पड़ेगी और उसकी वजह से जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो जाएगी तो फिर जो है वो बैलेंसिंग एक्सरसाइज जो है वो उसके फेवर में जाएगा। तो वो मेडिकल रिपोर्ट जैसे मैंने कहा कि उसके लिए आपको ये मेडिकल रिपोर्ट यहाँ से लेनी पड़ेगी। जीपी के अलावा वो एक्सपर्ट जो होते हैं उससे आपको रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि कितना जो है ये जो इम्पेक्ट हो सकता है मेडिकल जो ट्रीटमेंट जो है इसको ऑल ऑफ सडन जो चेंज की जाए तो किसी दूसरे मुल्क में बंदे को भेजा जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। फिर जो आप जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ से भी आपको जो है रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। वहाँ का जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी रिपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी कि वहाँ पे किस किस्म की मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। क्या वो हाँ नाज़रीन, एक कॉलर है, कॉलर ले लेते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं मिसेस राजा बोल रही हूँ बर्मिंघम से। जी जी फरमाएं। मैं एक बड़ी बहू मंगानी सी पाकिस्तान से। ते वो एक वकील सी बनया वा ते उसने को उस मारे को 7,000 पाउंड चाहिए ना ते जो मैं केस भी वो नहीं करना ते आखना मैं ना कोई करना पैसे भी नहीं वापस करना, मैं क्या करा। मुझे आपकी एक्चुअली बात समझ नहीं आई, आपने केस किया या करना है? नहीं उससे मैं पूछा था ना कि मेरे बेटे की जो वेजेस है ना हाँ वो हाँ। 14,000 है। तो उसने कहा था 7,000 जो है ना मैं तुम्हारे बेटे की पे स्लिप में बना के दूंगा। ये किसने कहा है आपको? इधर एक वकील है, जाकिर शाह नाम है उसका। यहाँ पे इंग्लैंड में? जी जी, ये बर्मिंघम में। देखें आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ऑन एयर पे, और वकील को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो अगर आपकी जो तनख्वाह जो है ना वो 18,600 होनी चाहिए। अगर आपके बेटे की तनख्वाह 14,000 है तो फिर आपको जो है वो उसको कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा जिससे उसकी तनख्वाह जो है वो ज़्यादा हो जाए। ये नहीं हो सकता कि कोई जैसे आप कह रहे हैं कि किसी वकील ने, वो ऐसा कोई वकील नहीं कह सकता आपको। आपको शायद कोई बात में समझने में जो है वो थोड़ी सी जो है वो शायद नहीं समझ सके, तो इसलिए आप जो है वो आपको एक गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता, इज़ नॉट पॉसिबल। और ना ही कोई वकील ना ऐसा कर सकता है। ये जो है ना ये आप और ना ही आपको ऐसा करना चाहिए, ना किसी के पास जाकर आपको इस तरह का जो है वो गाइड जो वो जो तरीक़ाकार है वो अपनाएं, जो कानूनी तरीक़ाकार। क्योंकि इसमें अगर कोई ऐसा हो भी जाता है सिचुएशन जहाँ आप जो है वो पेपर जो है वो क्या कहते हैं फेक पेपर बनाते हैं तो वो आगे जाकर आपका वीज़ा जो है उसमें डिसेप्शन लग सकती है। और डिसेप्शन लग जाए तो बड़े अरसे तक जो है वो, क्योंकि ये कानूनी के ख़िलाफ़ है, तो फिर इमिग्रेशन में एक जो है वो शिक ये होती है कि डिसेप्शन लग जाता है। और डिसेप्शन लग जाए तो फिर जो है वो बड़े अरसे तक जो है आपका वीज़ा स्टक हो जाएगा। और ऐसी कुछ भी नहीं करना, बेहतर यही है कि आप इंतज़ार कर लें। कुछ 6 माह के बाद उसे कोई बेटे को कहे कि कोई एक एक्स्ट्रा जॉब वीकेंड पे या इवनिंग में कहीं कहीं ले ले, या फिर जो जो ऑब्वियसली जहाँ पे काम कर रहा है वो इंतज़ार कर लें। वो अगर सैलरी बढ़ जाती है तो उसके इंतज़ार कर लें। लेकिन ये सही तरीक़ाकार वही है जो गाइडलाइन के मुताबिक हो, जो कानून के दायरे के अंदर हो।
تو وہ سب سے بہتر ہے. اس طرح کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کو کوئی بھی بندہ جو ہے وکیل جو ہے یہاں پہ یہ آپ کو اس قسم کی اسسٹنس کبھی نہیں کرے گا. وہ یہ آپ کو جو ہے نا یہ کسی جو ہے آپ کو سب بات سمجھ نہیں آئی ہے وہ آپ کو کیا ایکسپلین کر رہے تھے, انہوں نے شاید کہا ہو کہ آپ ایکسٹرا جو ہے وہ جو انکم ہے وہ جنریٹ کر لیں, اور اس کا انہوں نے آپ کو کوئی ایڈوائس کی ہوگی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ بہتر یہی ہے کہ کیونکہ تنخواہ 18,600 ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جو ہے وہ تھوڑا سا عرصہ انتظار کر لیں اور اپنے ڈاکیومنٹ پراپر طریقے سے جو ہے وہ بنا لیں. شکریہ آپ کے کال کا. ناظرین یہ بات کر رہے تھے سیٹلمنٹ اپلیکیشن کی. ناظرین ایک کالر لے لیتے ہیں, پھر بات جاری اور ساری رکھیں گے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے چھوٹے چھوٹے 2 سوال ہیں پلیز. جی جی تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ ایک تو جو ابھی آج کل یہ پاکستان سے اگر کوئی ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور دوسرا اسٹوڈنٹ کے لیے تو کیا اسٹوڈنٹ کی فیس کتنی ہے, اور کیا نام ہے وہ کون سا کورس جو ہے اس کے لیے اچھا ہوگا کہ ویزا بھی ہو جائے. جی جی تھینک یو آپ کے سوال کا. یہ بہت بڑا ایشو ہے ورک پرمٹ کا, کیونکہ جیسے ہم یورپین یونین سے نکلے ہیں دسمبر 2020 میں, تو بہت سارے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ورک پرمٹ جو ہے یہ انہوں نے ایشو کر دیے ہیں برطانیہ حکومت نے, اور بڑی آسانی سے ورک پرمٹ مل جاتے ہیں. یہ صحیح بات ہے کہ ورک پرمٹ کا جو رول اور ریگولیشن تھے اس میں نرمی بہت ساری انہوں نے کر دی ہے. پہلے ایک لمٹ ہوتی تھی, کیپ ہوتا تھا کہ اتنے لوگ آ سکتے ہیں, وہ کیپ بھی ختم ہو گیا, اور ارننگ کی جو تھریش ہولڈ تھی وہ بھی انہوں نے جو ہے کم کیا, اور پھر اس میں ایڈجسٹمنٹ بھی کر دی ہے. 20,000 سے لے کر 25,000 کا جو یہ فگر ہے ڈپینڈنگ کہ شارٹیج ایریا میں اگر کام ہے تو یہ بھی انہوں نے جو ہے یہ ایک نرمی کی ہے, اور انگلش لینگویج کا جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں بھی نرمی کی ہے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے, جو لوگ باہر سے جو لوگ ہیں اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اس قسم کا یہ ویزا ہے جو آپ ایک پرمٹ آپ کے پاس لے کر پھرتے ہیں اور لوگ ڈھونڈتے ہیں جی ہمارے پاس ورک پرمٹ موجود ہے آپ کو یہ دیں گے تو آپ انگلینڈ چلے جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اس کا جو طریقہ کار یا لیگل پروسیجر یہ ہے کہ جو یہاں پہ جو لوگ بزنس کمیونٹی ہے ان کو اپلائی کرنا پڑتا ہے ہوم آفس کو کہ ہمیں جو ہے یہاں سے لوگ نہیں مل رہے یا ہمیں باہر سے لوگ لانے ہیں, تو وہ پھر ایک اسپانسرشپ لائسنس کے لیے اپلیکیشن ہوم آفس کو کریں گے. وہ ہوم آفس اس میں ان کا سارا جو ہے بایو ڈیٹا دیکھے گا, ان کا ٹیکس ریٹرن دیکھے گا, ان کی ارننگ دیکھے گی سالانہ کہ کیا ان کا اتنا یعنی کہ جو ہے کام پھیلا ہوا کہ یہ باہر سے لوگ لے کر آ سکتے ہیں, کیا ان کو جو تنخواہ جو ریکوائرمنٹ ہے 20 سے لے کر 25,000 کی وہ کیا یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو وہ سارا ان کا وہ دیکھ کر پھر انہیں لائسنس ایشو کریں گے. جب وہ لائسنس ایشو ہو جاتا ہے تو پھر ہاف آف دا کام جو ہے وہ تو انفیکٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ نارملی یہ لائسنس جو ہے یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی جو بزنس ہوتی ہے اس پہ بھی مل جائیں گے, اس پہ آپ کو نہیں ملیں گے. بزنس کا جو ہے وسیع ہونا ضروری ہے, اور بزنس کا ایریا جو ہے وہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ امپورٹنٹ یا کمپلیکیٹڈ ہونا ضروری ہے. تو یہ اگر آپ کہتے ہیں کارنر شاپ ہے آپ کے پاس تو آپ اس کے لیے لائسنس جو ہے وہ جاری کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری جو ہے وہ کارنر شاپس ہیں, تو اب پھر وہ آپ کو جو اس کا فائدہ ہوگا. میں آگے اسٹوڈنٹ کی بات کروں گا. کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ اچھا ٹی وی کی آواز تھوڑی کم کر دیں پلیز, تو یہ آواز جو ہے ریفلیکٹ ہو کر ہمارے جو ہے نا وہ دفتر میں آتی ہے. ٹی وی کو میوٹ کر دیں تو بعد میں جو میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو جو پتہ چلے. سوال کریں پھر آپ. جی 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 آپ اپنا سوال کریں. ٹی وی کا آواز آئی تھنک کم ہو گیا ہے کیونکہ وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی, تو آپ اپنا سوال کریں. جی آپ اپنا جو ہے نا مین والو ایڈجسٹ کر لیں. نیکسٹ کالر پہ چلتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام علی ہے. میرا سوال یہ ہے سر کہ مجھے لیگیسی اسکیم میں 3 سال کی لیو ملی تھی جی جی 2015 میں, لیکن اس سے پہلے مجھے 2012 میں ہوم آفس نے ایک لیٹر بھیجا تھا کہ ہم آپ کو لیو ٹو ریمین گرانٹیڈ کر رہے ہیں, لیکن ویزا جا کے انہوں نے مجھے 2015 میں دیا تھا. تو 2018 میں نے ایکسٹینشن اپلائی کی
तो साथ में मैंने उनको कहा कि भाई जो मेरा पीछे वाला टाइम है वो कंसिडर करें, मुझे इंडेफिनेट दे दें। तो उन्होंने मुझे इंडेफिनेट दे दी थी कि हम जो 2012 to 15 3 ईयर थे अब ये कंसिडर करते हैं। और वो तो उन्होंने फैसला कर दिया था ना, वो तो करेंगे, क्यों आपको नहीं मिला तो और बात है, लेकिन अगर इन राइटिंग में मिल गया कि आपको उन्होंने दे दिया है तो फिर तो वो काउंट करनी चाहिए। तो अब 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 मेरा अब सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा सर ये है कि मेरे जो है ना अभी 6 साल 7 साल हो गए, मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे इंडेफिनेट मिले हुए 1 साल हो गया है, तो मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं, नॉर्मली तो 1 साल के बाद आप जो है ना वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल रूल तो यही है कि 5 साल का आपके पास लीगल जो है ना, लीगल होना चाहिए। लेकिन आपका तो 5 साल हो गया ना उस पर, तो आप जैसे कह रहे हैं कि पहले से आपको मिला हुआ है, तो वो 2016 से मिला हुआ, तो वो भी आपका लीगल जो है स्टैंडिंग है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। जी, शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, जो है एक बात में वो जो कॉलर ने कहा था वो वर्क परमिट की, तो वो मैं बात कर रहा था कि वर्क परमिट का जो है वो प्रोसीजर क्या है। जैसे मैंने कहा कि वो जो है पहले स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर जब वो लाइसेंस मिल जाता है और किस बिज़नेस को मिलेगा वो भी मैं कह रहा था कि अगर आपकी मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं तो फिर उसमें ये होता है कि आपको एरिया मैनेजर चाहिए होते हैं, मैनेजर चाहिए होते हैं। वर्कर जो है उसके लिए जो है वो वर्क परमिट लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो आगे जाकर जो मैनेजर होते हैं या एरिया मैनेजर होते हैं या अकाउंटेंट वगैरह होंगे और मुख्तलिफ जो हायर पोजीशन जो होगी जिसमें क्योंकि वर्क परमिट के लिए आपके पास एजुकेशन भी होना ज़रूरी है। अगर आप बाहर से आना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास FA या BA की डिग्री होना ज़रूरी है। इसलिए जो है ना वो वर्क परमिट का जो फिर जो पोजीशन होगी वो भी ऐसी ही होगी। तो अगर वो लाइसेंस आपके पास है, आपके पास मुख्तलिफ ब्रांचें हैं, बड़ी वसी बिज़नेस है, तो फिर वो लोग जो है वो बाहर से लोग लेकर आ सकते हैं। जो भी लोग वो लाएंगे उनके पास भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस उस एरिया की होनी चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन भी होनी चाहिए। ये है तरीक़ाकार आपके जो है वो वर्क परमिट का। उसके अलावा वर्क परमिट जो है वो नहीं मिल सकता है, आपको किसी एम्प्लॉयर के जो है से रब्ता करना पड़ेगा, या एम्प्लॉयर आपसे कोई रब्ता करे कि उसको जो है ज़रूरत है आपकी। तो ये तरीक़ाकार है, फिर आप एप्लीकेशन इमिग्रेशन के लिए दे सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक दफ़ा स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिल जाए तो फिर आगे से जो है अगर आपको एम्प्लॉयर अप्रोच करता है या आप एम्प्लॉयर को अप्रोच करते हैं तो वो कहता है जी हमें आपकी ज़रूरत है, तो फिर जो है वीज़ा मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं रह जाता। लेकिन बशर्ते जैसे मैंने कहा कि आपका एक्सपीरियंस भी हो और एजुकेशन भी हो, तो फिर ये जो है ये आसान हो प्रोसेस हो जाता है। उसके अलावा जो है वो बात जो स्कॉलर ने की थी कि स्टूडेंट के हवाले से अब क्या जो है वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट के हवाले से अब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये इनफैक्ट 2010 में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हुई थी, ओपन हुआ था स्टूडेंट के वीज़े, उससे भी बेहतर है। अब जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट आइल्स वगैरह की है वो भी अब नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसमें 2-3 क्राइटेरिया जो है वो अब यूनिवर्सिटीज़ जो है वो यूज़ कर रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज इस्टेब्लिश करने के लिए। वो एक तो ये है कि आपका जो जिस कंट्री से आप आ रहे हैं वहाँ की जो आपके पास डिग्री है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपका सब्जेक्ट आपने किया हुआ है उसमें वो देखेंगे कि उस सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स लिए हुए हैं। अगर आपके मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी हाई हैं, फिर ये क्या करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी वाले आपको जो है एक रिमोट इंटरव्यू देंगे जिस पे वो सवाल करेंगे इंग्लिश में आपके, और एक जो है रिटन टेस्ट भी देते हैं आपको, जो आपने जब करेंगे फिर इंटरव्यू आपका होगा, फिर वो डिसाइड करेंगे क्या आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो स्टैंडर्ड है इज़ ए गुड इनफ कि आप आकर यहाँ पे जो है वो डिग्री प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं या नहीं। अगर वो समझते हैं कि आपकी जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड की नहीं है कि आप यहाँ आकर डिग्री लेवल शुरू कर सकें, आपको दिक्कत होगी, तो फिर वो क्या करते हैं कि आपको एक फाउंडेशन कोर्स जो है वो ऑफ़र करेंगे। 6 माह का फाउंडेशन कोर्स है, उसमें ऑब्वियसली ये एक मसला हो जाता है कि आपकी जो डिग्री तो 3 साल के प्लस 6 माह का अब जो इंग्लिश कोर्स होगा उसकी भी फ़ीस आपको देनी पड़ जाएगी। लेकिन कुछ हवाले से कुछ जो है वो बात ये इतनी जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, ये और अच्छी हो जाती है, आसान हो जाती है, क्योंकि इसमें ये होगा कि आप
6 माह का जो कोर्स है उसके पैसे जो हैं आप पहले उतारेंगे देंगे, जो डिग्री के कोर्स हैं वो साल के ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, डबल हो जाते हैं। तो आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स होता है उसके पैसे देकर, जो कम होगा वो देकर आप जो है आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, आप यहाँ चले आ जाएंगे। जब यहाँ आ जाएंगे तो फिर आपको 20 घंटे की जो है इजाज़त है काम करने की, 6 माह आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। 6 माह में अगर आप काम यहाँ पे करते हैं तो 20 घंटे का काम करें तो आपको इतने पैसे जो हैं आपको मिल जाते हैं कि आप अपना यहाँ का ख़र्चा भी चला सकें, और नेक्स्ट सेमेस्टर जो आपका, जब आप डिग्री शुरू करें तो उस पहले सेमेस्टर का जो पैसे हैं वो तकरीबन जो है आप जो है यहाँ से ही जो है कमाकर वो दे सकते हैं। और सेमेस्टराइज आप वो यूनिवर्सिटी से बात कर लें कि आप पैसे जो हैं वो किस्तों में सेमेस्टराइज देंगे, तो फिर आपके लिए जो है वो ये जो तरीक़ाकार है फाउंडेशन कोर्स का, ये इनफैक्ट आपकी मदद हो जाएगी, आपको इसमें बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको जो इनिशियल फ़ी जो आपने देनी है फाउंडेशन कोर्स की वो कम होगी बनिस्बत आपके डिग्री कोर्स से। तो ये एक जो है ये प्रोसेस जो है ईजी हो जाता है। और आगे जाकर जो एक बहुत बड़ी जो चेंज यहाँ पे और स्टूडेंट वाले से जो है गवर्नमेंट ने दी है वो ये है कि जब आप डिग्री कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको ये पोस्ट स्टडी 2 साल का वीज़ा जो है वो भी आपको देंगे। 2 साल का स्टडी वीज़ा जो है वो आपने, पहले तो ये होता था ना कि अगर आपको काम मिलता तो फिर आपने पोस्ट स्टडी वीज़ा आपको मिलता था, जो पहले 2010 में पुराने रूल थे। अब ये नहीं है, अब वो ये है कि 2 साल आपको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। उस 2 साल यानी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि इस 2 साल में अगर आप को काम ढूंढ सकते हैं, काम करना ज़रूरी नहीं है, आप काम ढूंढ करेंगे तो और बेहतर है, लेकिन काम ढूंढने के लिए भी आपको जो है वो ये एक टाइम दिया जाएगा 2 साल का। और इस 2 साल के अरसे में अगर आपको काम मिल जाता है और फिर उस एम्प्लॉयर जो है वो आपको वर्क परमिट जो है ऑफ़र करता है, तो फिर आपको 5 साल का आगे जाकर वर्क परमिट मिल जाएगा। जो 5 साल अब जब ख़त्म होंगे तो आपको परमानेंट रेजिडेंस यहाँ से मिल जाएगी और 1 साल के बाद नेशनलिटी भी मिल जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ये एक बड़ा आसान प्रोसेस है। इस वक्त यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट फ़ॉरेन स्टूडेंट ले रही हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कोरोना की वजह से जितने भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको फाइनेंशियल जो है वो ऑब्वियसली झटका लगा हुआ है, फाइनेंशियली वो सफ़र कर रहे हैं। तो अब यूनिवर्सिटियों को भी जो है वो ज़रूरत है फ़ॉरेन स्टूडेंट की, क्योंकि फ़ॉरेन स्टूडेंट का जो फ़ीस उनको देनी पड़ती है वो होम स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा है, बल्कि डबल होती है। तो इसके लिए ये भी उन्होंने पूछा था कि पैसे जो है वो कितने शो करने पड़ेंगे। 28 डे के लिए आपको तकरीबन जो है ना 32 लाख से लेकर 40 लाख रुपया अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो इतना पैसा 28 डे के लिए आपने अकाउंट जो स्टूडेंट आ रहा है उसके होने चाहिए या उसके वालिद के अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। इसमें यूनिवर्सिटी का जो है फ़ीस भी होगी और उसके साथ आपका जो 9 मंथ का एक्सपेंडिचर है, जो अखराजात हैं, वो भी उसमें जो है वो आएगा। नॉर्मली तो ये तकरीबन 10 जो है वो 8 या 10 हज़ार पाउंड के करीब आपका ख़र्चा होगा सालाना, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अगर लंदन में करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हाई होगा। अगर आप किसी आगे किसी लंदन से बाहर किसी शहर में करते हैं और छोटे शहर में करते हैं तो फिर आपका एक्सपेंडिचर जो है कम हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक फ़ीस का तल्लक है, फ़ीस का ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता है। अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आप होंगे तो फ़ीस ज़्यादा ही होगी, लेकिन जो दूसरी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं छोटे शहरों में, उसमें फ़ीस का जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा। वो भी कम से 10 हज़ार पाउंड से लेकर 10 हज़ार पाउंड से लेकर 14 या 15 हज़ार पाउंड जो है वो फ़ीस जो है आपको सालाना जो है वो जो जमा करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि उसको आप यूनिवर्सिटी के साथ एक मुमादा कर सकते हैं कि फ़ीस आप जो है वो टर्म बाय टर्म देंगे, किस्तों में देंगे, 3 किस्तों में, तो फिर वो आपके लिए जो है पे करना आसान हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको काम की इजाज़त होगी, आप जब एक फ़ीस देते हैं फिर आगे आप काम करेंगे तो अपना ख़र्चा भी और कुछ फ़ीस भी जो है वो आप यहाँ से ही बनाकर जो है वो जो है आप यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस जो है ये बहुत अच्छा है। ये आप मेहनत करें, जो बाहर से जो लोग आते हैं वो स्टडी करें, एटलीस्ट FA या BA करें, फिर जो है यहाँ पे एप्लीकेशन करें यहाँ पे स्टडी करने का। तो इसमें आगे जाकर ये जो एंड रिज़ल्ट है वो
وہ بہت بہتر ہے. آپ کو یہاں پہ جو ہے پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے وہ مل سکتی ہے, جیسے میں کہا اس کے بعد آپ کو نیشنلٹی مل سکتی ہے. تو یہ پروسیس جو ہے یہ بہت اچھا ہے. جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کے اگر کوئی رشتہ دار پاکستان میں ہیں اور لڑکے لڑکیاں پڑھے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی اویلیبل ہے برطانیہ گورنمنٹ نے دی ہے کہ لوگ وہاں سے آ سکتے ہیں. اور اس میں یہ یاد رکھنا کہ گیپ زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اسٹڈی کی گیپ جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ نہیں ہوگا. زیادہ ہوگی تو پھر جو ہے وہ ایڈمیشن تو آپ کو مل جائے گا لیکن ویزا ملنے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, انلیس آپ جو ہے جتنا زیادہ گیپ ہوگا اس میں آپ ایکسپلین کر سکیں کہ آپ کوئی بہت اچھی جاب تھی وہ کر رہے تھے اور آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ سیو کر رہے تھے اسٹڈی کے لیے, کوئی جسٹیفیکیشن اچھی سی ہو تو پھر پاسبل ہے کہ چانس جو ہے آپ کا امیگریشن کا ویزا لگنے کے چانسز بہت ہیں. ناظرین, ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ ختم ہونے کو آ رہا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ہم ایوری ہفتے 6 بجے آتے ہیں اقرا ٹی وی پہ لائیو, تو یہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ. تو اپنے دوستوں کا, رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ نگہبان.